गुड आफ्टरनून टू ऑल। आपको पता है कि आप 12th कॉमर्स में हो। इकोनॉमिक्स नाम का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है। इसमें हमने बैंक का मीनिंग समझाया था, बैंक का डेफिनेशन समझाया था, उसका ओरिजिन समझाया था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन लिए थे बैंक के। इसमें हमने पहले कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात की थी, उसका डिटेलिंग किया था। फिर कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शन होते हैं मेन और सब्सिडियरी, तो वो हमने करवाए थे आपको अच्छे से। क्रेडिट क्रिएशन वगैरह सब आपको पता है ना, अभी आपको पता है वो बाकी है कंप्लीट ना। ओके, अभी सब्सिडियरी फंक्शन खत्म होने के बाद प्रेजेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया जो है उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग। आप रेडी रहिएगा। कॉमर्शियल बैंक जो भारत के अंदर है ऑपरेट होते हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है पता है? गवर्नमेंट के भी है ये कॉमर्शियल बैंक, और हाँ प्राइवेट प्लेयर्स के भी है कॉमर्शियल। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सब प्राइवेट है। और पब्लिक की बात हो रही है तो वो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये वो सब पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट रन करता है। हमारे यहाँ 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था, 11 स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 24 जुलाई 1991 को हुआ है। तब से फॉरेन बैंक को भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंट्री मिली है हमारे देश के अंदर। वो सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, एबीएन एमरो बैंक, वो इंटरनेशनल बैंक है। उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज है जो बैंक के जैसा कार्य करती है। और उसमें दो तरीके के मनी मार्केट है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। तो मार्केट इंडिया के अंदर दिखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है ना वो आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलता है। और अनऑर्गेनाइज जो मार्केट है मनी का, वो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलता है। और उसमें कौन आते हैं? लाला लाला आते हैं, लाला श्रॉफ, जो अपने हिसाब से और वो अपने हिसाब से रूल्स बना के मनी मार्केट को चलाते। वो अनऑर्गेनाइज है, इसमें आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन नहीं रखता है। कोऑपरेटिव बैंक्स का भी अस्तित्व है जो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल है। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या पता है? आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करके काम करे। और नॉन शेड्यूल का मतलब आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो ना करे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब चीजों के बारे में बताऊंगा। और कॉमर्शियल बैंक की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है ना भारत के अंदर, वो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के हिसाब से, इसमें शेड्यूल बैंक जो है वो रियल बैंक है और सभी रूल्स रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस पर अप्लाई होते हैं। नॉन शेड्यूल का मतलब होता है कि जो आरबीआई के एक्ट के हिसाब से ना चले, अपना धंधा अपने हिसाब से सेट करे। वो सब चीजों के बारे में बात करनी है। और उसके बाद वो शेड्यूल बैंक जो है जो रूल्स रेगुलेशन पे चलती है, उसके पार्ट दिए कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक के तौर पे। अभी कॉमर्शियल बैंक क्या है तो उसके 4 सब पार्ट। पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक, आप वहां लिखोगे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक, आप वहां लिखोगे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। फिर भारत में काम करने वाली फॉरेन बैंक है वो एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब आएगा। और रीजनल रूरल बैंक, इसका मतलब जो गांव है, जैसे गांव जैसे प्रदेश है वहां काम करने वाली बैंक होती है रीजनल रूरल बैंक, विलेज एरिया में। कोऑपरेटिव बैंक दो तरीके की होती है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, मेरे हिसाब से तो वो आपको देखना है। उसके हिसाब से शेड्यूल बैंक के पार्ट निकलते हैं, ठीक है? तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद हम आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उस पर चले जाएंगे, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो पढ़ रहे, कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया ऑपरेट इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर ले लो, प्राइवेट सेक्टर ले लो, कॉमर्शियल बैंक तो वर्क करती ही करती। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, फॉरेन बैंक हैव एंटर्ड इन प्राइवेट सेक्टर। फॉरेन बैंक भी प्राइवेट सेक्टर में एंटर हो गई। डिसाइड उसके साथ साथ
There are financial companies which functions like bank in the unorganized or organized money market of India. ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो मनी मार्केट ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज तरीके से चलाते। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आरबीआई के रूल्स चलते हैं, अनऑर्गेनाइज में नहीं चलते। और कोऑपरेटिव बैंक्स का भी यहाँ अस्तित्व है, एंड ऑल्सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। बट by the official definition of bank in India, only those companies which are listed in the second schedule of RBI Act are called schedule bank. schedule bank क्या है? RBI Act 1934 के अंदर जो सेकंड शेड्यूल है उसके हिसाब से लिस्ट होने वाली सभी कंपनियां शेड्यूल बैंक के तौर पे जानी जाती है और उसको रियल बैंक या वास्तविक बैंक माना जाता है। ऑल रूल्स रेगुलेशन जो आरबीआई के इंडिया के हैं, जो ये जो शेड्यूल बैंक है उसको अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं। आरबीआई जो गाइडलाइंस देगी ये बाकी की जो शेड्यूल बैंक है उसको फॉलो करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना है, डिपॉजिट की अमाउंट कितनी रखनी है, लोन कितनी देनी है, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का कितना रखेंगे, ये सब बातों के बारे में आपको ध्यान देना है। अंडरस्टैंडिंग मैच करना है, बैलेंस करना है, ध्यान रखिएगा बेटा। उसके हिसाब से शेड्यूल बैंक पे जाएंगे। अभी शेड्यूल बैंक दो तरीके, एक है कॉमर्शियल बैंक और दूसरी कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल बैंक के चार टाइप है। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, आप बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई लिख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई लिख सकते हो। फॉरेन मल्टीनेशनल बैंक वर्किंग इन इंडिया एचएसपीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और रीजनल रूरल बैंक जो गांव में रहती, और कोऑपरेटिव बैंक। ये सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल बैंक का आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। सेकंड शेड्यूल आरबीआई 1934 के डेफिनेशन के हिसाब से ये सब लिस्टेड बैंक है जो आरबीआई के हिसाब से काम करती है, उनका मान के चलते। अब बताइए आप, ठीक है। अब वो चार्ट जो दिया है वो शेड्यूल बैंक का क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको समझाया। कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, ठीक है। नहीं है? चलिए हम सेंट्रल बैंक की बात करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। हमारे देश में उस सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सुनिएगा। पर हर एक देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे अमेरिका के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम। इंग्लैंड में जो बैंक है उसका जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। हर एक देश की अपनी कुछ सेंट्रल बैंक होती है और उसका मेन काम क्या होता है कि पूरे कंट्री की जो बैंकिंग एक्टिविटी रहती है उसको वो मैनेज करे, एग्जामिन करे, रेगुलेट करे, जिससे कॉमर्शियल बैंक पे कंट्रोल रहे। और उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक जो है वो जो राइट्स जो होते हैं, इंटरेस्ट जो होता है कंज्यूमर का, अलग अलग बैंक के, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट बैंकिंग के मामले में मैनेज करती, बैलेंस करती। रिचर्ड कैंट है, उन्होंने सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन दिया है कि ऐसी एक ये संस्था है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करती, उसके साथ बैलेंस रहती, और उसके साथ जो मनी का लेवल है, वॉल्यूम ऑफ मनी, या तो इकोनॉमी में वो बढ़ाना हो तो एक्सपांशन, कम करना हो तो कॉन्ट्रैक्शन। कब बढ़ाना है? जब मंदी हो, डिप्रेशन हो तब। कब कम करना है? जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो तब। और इनके वेलफेयर के लिए, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम जैसे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर करने। सेंट्रल बैंक हाईएस्ट बैंकिंग अथॉरिटी, उसका मेन काम है हेल्प देना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना पूरा जो मनी मार्केट सिस्टम है बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसको। और उसके साथ साथ मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे इकोनॉमी के जितने भी गुड्स क्रिएट करते हैं, तो नेशन के अंदर जितने भी इकोनॉमिक गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बेहद जरूरी। और यहाँ क्या हो रहा है कि आप अपने देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हैं, हाँ बोलो, हाँ चाहते हो कि नहीं? तो उसके लिए मनी कलेक्शन हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो यहाँ डिफाइन हो रही है, दिख रही है। वो सब चीजें को आरबीआई एग्जीक्यूट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कंट्री के अंदर वो सभी जिम्मेदारी आरबीआई उठाए। कंट्री की जो मनी है, कंट्री के जो मनी है उसकी जो वैल्यू है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक, उनके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी बनाते, जिससे हमारे देश के अंदर मॉनेटरी डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहे। और सेंट्रल बैंक यहाँ एज्यूम कर रही है क्या, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की है। आपके कंट्री के अंदर मनी का सप्लाई इस तरीके से होना चाहिए कि जहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाए मनी के मामले, सप्लाई बढ़ जाए डिमांड कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए सप्लाई कम हो जाए, ऐसी जो इम्बैलेंस सिचुएशन है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आरबीआई स्टेप्स लेती है। इतना याद रखें। बोलो ठीक लगता है? ओके ओके। ये तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिया, अभी पिक्चर ले रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा, अच्छे से आपको आ जाएगा, विश्वास रखिए। देखिए, देयर एग्जिस्ट अ सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप पूरे वर्ल्ड पे चले जाओ, किसी भी देश, सभी देशों के अंदर सेंट्रल बैंक का अस्तित्व होता ही होता है, कंफर्म। विश्व के हर एक देशों में, वर्ल्ड के हर एक देशों में सेंट्रल बैंक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस होता ही होता है। और ये सेंट्रल बैंक क्या करता है? तो बेटा सेंट्रल बैंक जो है वो मैनेज करता, इवेल्युएट, एग्जामिनेशन करती, रेगुलेट करती, जो भी पूरे कंट्री के अंदर बैंकिंग एक्टिविटी हो रही है उसको, which manages, evaluates and regulates the banking activities in the entire country। तुम्हारे सारे पूरे देश के अंदर जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज हो रही है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी, एग्जामिन करने की जिम्मेदारी, रेगुलेट या कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर है। डिसाइड, उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर्स ऑफ वेरियस बैंक्स ऑफ द जनरल पब्लिक। तो सेंट्रल बैंक जो है, जो बैंकिंग कस्टमर्स है, अलग अलग बैंक के अलग अलग जो कस्टमर है उनका राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब आप मुझको पूछ सकते हो, जनरल पब्लिक का भी करती है, पूछो कैसे, ऐसे करो कैसे। हाँ, तो ये कैसे का आंसर सुनना। जैसे भाविका जी, ऋचा जी, आप दोनों के पैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में है, सेविंग अकाउंट है आपका, दोनों के 20-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब 2 दिन के बाद बैंक ऐसा बोलते कि भाविका जी, ऋचा जी, आपने जो 20 लाख रुपए बैंक में रखे थे अब आपको नहीं मिल सकता, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कंप्लेन करेंगे। किसको कंप्लेन करोगे? इसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप अरे जा सकते हो, पर आपको अभी भरोसा है ना, आपको भरोसा है कि भाई बैंक में पैसे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा भरोसा है ना। हाँ 2 दिन बाद बैंक आपको ऐसा बोल दे कि अभी आपका पैसा डूब गया, तो आपको कैसा लगेगा? टेंशन होगा ना। हाँ होगा। हाँ, तो वो टेंशन फ्री करती है पब्लिक। बैंक कस्टमर का इंटरेस्ट और राइट दोनों प्रोटेक्ट करती है। बैंक, इस कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, कनेक्शन क्या है बैंक के साथ, तो बैंक की जो एक्टिविटीज है उसमें कस्टमर पार्टिसिपेट करे, जो काम सौंप रहे उसको मैनेज करे, बैलेंस करे, ये सब चीजें हो सकती, दिक्कत की बात नहीं है, फायदा ही फायदा है। देखो पढ़ता हूँ मैं, डिसाइड का मतलब उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर ऑफ वेरियस बैंक्स एंड ऑफ द जनरल पब्लिक। तो कस्टमर जो है वो, उसके राइट इंटरेस्ट है, जनरल पब्लिक के राइट इंटरेस्ट है, जो अलग अलग बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं उसको मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्पफुल है। कोई भी बैंक आपका पैसा डुबा नहीं सकता, आपको आपका पैसा मिल ही जाएगा, आपको एश्योरेंस मिल, आपका राइट इंटरेस्ट सब प्रोटेक्ट होता है। इसलिए हम सब लोग बैंक पे भरोसा करके ये कर सकते, ठीक है। रिचार्ड कैंट क्या बोलता है, ठीक है ना, यहाँ तक पहला पैराग्राफ बराबर है, ये कुछ गलती हो रही है, डाउट हो तो माइक ऑन कर सकते। रिचा जी नहीं, भाविका जी नहीं, ओके। अभी रिचार्ड कैंट क्या बोलता है कि आरबीआई कैंट डिफाइन सेंट्रल बैंक एज द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद, ये ऐसी संस्था है आरबीआई जिसके पास चार्ज का मतलब पावर है, पावर
with responsibility of managing an expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare. लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी वॉल्यूम या लेवल मनी का है वो या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो वॉल्यूम मनी का है या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, ये उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ मैनेज हो रही। तो रिचर्ड केंट ने डिफाइन किया है, सेंट्रल बैंक जो है एक ऐसी संस्था है कि जिसके पास पावर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वॉल्यूम जो लेवल ऑफ मनी है इकोनॉमी के अंदर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट या वेलफेयर के मामले में या तो बढ़ाते हैं मनी वैल्यू या तो कम करते हैं मनी। कब बढ़ाते हैं, जब डिप्रेशन का टाइम हो तब। कब कम करते हैं, जब इन्फ्लेशन का टाइम हो, महंगाई का टाइम हो तब। तो एक्सपांशन का मतलब बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम कर। तो लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से या तो वो लोग बढ़ाते हैं या तो वो लोग कम करते हैं। आपको देखना है क्या कैसे किस हिसाब से ये चल रहा है। भारतीय केंट ने सेंट्रल बैंक के मामले में क्या बोला, यह एक ऐसी संस्था है जो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती है। जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए लेवल ऑफ मनी जो है या तो बढ़ाना हो या तो कम करना हो, तो ये दोनों काम देखती है। उनके पास ये करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास ये काम करने का पावर है, और जो ये काम करे उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, जिसको हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिचर्ड केंट कह रहा है। अब आप लोग बोलो ठीक है, समझ रहे हो मैं जो बोला। ओके, हैंड्स का मतलब है शो। आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है, इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। देश की सबसे बड़ी बैंक है। एपेक्स का मतलब हाईएस्ट लेवल। बैंकों में जो हाईएस्ट लेवल है, जो बाप है बैंकों का, वो हमारा सेंट्रल बैंक है बेटा। whose main function is to aid का मतलब होता है हेल्प करना, रेगुलेट एंड प्रमोट द एंटायर मनी मार्केट। पूरा मनी मार्केट जो है उनको हेल्प करना, उनको रेगुलेट करना, उनको प्रमोट करना, उनको कंट्रोल करना, और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर को भी प्रमोट करना, रेगुलेट करने की बात करता है। तो सेंट्रल बैंक हाईएस्ट लेवल बॉडी है हमारे देश की, जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी। इसका मेन काम क्या है, बैंकिंग सेक्टर और मनी मार्केट का जो सेक्टर है उनको प्रमोट करे, रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, हेल्प करे और आगे बढ़े। उसके साथ एज वेल एज टू मेंटेन मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक गुड्स ऑफ द नेशन। तो हमारे नेशन के अंदर, हमारे देश के अंदर ओवरऑल जो इकोनॉमिक गुड्स है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका मार्केटिंग हो रहा है, जिसका सेलिंग हो रहा है, तो वो जो इकोनॉमिक गुड, ये इकोनॉमिक गुड ऑफ द नेशन का मतलब ऐसा है, हम देखें ना तो ये इकोनॉमिक गुड का मतलब होता है हमारी अर्थतंत्र के अंदर थोड़ी अच्छाई हो, थोड़ी भलाई हो, थोड़ी सच्चाई हो, थोड़ा अच्छापन निकले, वो ये गुड की बात करें। ये गुड्स मीन्स फिजिकल गुड्स नहीं, विच कैन बी सीन और विच कैन बी टच। ये गुड का मतलब बेस्ट, अच्छा वाला। हमारे देश का आर्थिक भला हो जाए, उसके लिए जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आपको मेंटेन करनी होती है वो आरबीआई के थ्रू कर सकते। तो हमारी कंट्री का भला कब होगा इकोनॉमिक लेवल पे, जब मॉनेटरी और फाइनेंशियल लेवल को हम मेंटेन कर ले, तब हो सकता। और वो करने के लिए हमारे जो एपेक्स बॉडी आरबीआई है वो अपने को हेल्प करे। तो ये पूरा पैराग्राफ फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक हाईएस्ट बॉडी है बैंक की। उनका मेन काम बैंकिंग सेक्टर और मनी मार्केट को हेल्प करना, रेगुलेट करना और प्रमोट करना। उनके साथ साथ जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, हमारे नेशन का जो अच्छा हो, भला हो, हमारे नेशन में मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ जाए, तो उसके लिए ये आरबीआई प्रॉपर मैनर में वर्क करती है, जो बहुत अच्छा है, जो अच्छी बात। ऐसा ये पैराग्राफ बोलता है। अब आप लोग बोलो ठीक है। ओके, उसके बाद का पैराग्राफ जो है वो देखो। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कलेक्शन। मोबिलाइजेशन का मतलब कलेक्शन ऑफ मनी हैज सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। बहुत सारी इफेक्ट रहती है। ये आरबीआई के पास मनी का सप्लाई है बेटा, उनके पास पैसे है, वो कलेक्ट करते हैं पैसा। बैंकिंग सेक्टर पैसा कलेक्ट करते हैं,
और मैक्रो लेवल का जो इफेक्ट होता है वो इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नेशन का जिस तरह से हो रहा है उस पर काम लगता है। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट नेशन का है, ठीक है, उनकी जो इम्पैक्ट है, उनकी जो इफेक्ट है, उसके हिसाब से जो भी बैंकिंग सेक्टर हमारा है वो मनी कलेक्ट कर रहा है, मनी को इकट्ठा कर रहा है देश की जनता के पास। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेटिंग मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ कंट्री। हमारे देश में पैसों के मामले में जितने भी ट्रांजेक्शन हो उस पर नजर रखी जाए, उस पर कंट्रोल रखा जाए, उस पर रिस्ट्रिक्शन रखा जाए, और जो हमारे कंट्री के मनी या करेंसी की जो वैल्यू है उसको मेंटेन किया जाए। और ये सब करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की रहती है। मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज मनी करेंसी विद सेंट्रल बैंक। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक ने क्रिएट की है मॉनेटरी पॉलिसी। इन शॉर्ट सेंट्रल बैंक एज्यूम कर रहा है कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी लाने की जिम्मेदारी और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक के ऊपर है। हमारे कंट्री के अंदर आर्थिक तौर पे स्थिरता आ जाए, हमारा देश पैसों के मामले में बैलेंस हो जाए, वो देखने की दिखाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई ने अपने सिर पे ले ली। इसका मतलब कि सेंट्रल बैंक जो है वो एक मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवाइस सजेशन गवर्नमेंट को देती है, कैसे पूरे मार्केट में पूरी इकोनॉमी में पैसों के मामले में आपको सब बैलेंस करना है, मैनेज करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ कि mobilization of money has several macroeconomic implications which impact economic growth and development of a nation. तो ये जो मनी का कलेक्शन है उसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशन या इफेक्ट है, और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देश में चाहिए तो ये पैसों का जो कलेक्शन है उसका मैनेजमेंट है अच्छे से होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ कंट्री एंड मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज मनी रेस्ट विद द सेंट्रल बैंक। तो मनी मार्केट को या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, मैनेज मेंटेन करने की जिम्मेदारी, हमारे कंट्री की करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने की जिम्मेदारी, रेगुलेट करने की जिम्मेदारी, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक के सिर पे है। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक क्रिएट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। इन शॉर्ट सेंट्रल बैंक एज्यूम कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मददगार है, मैनेज करने में हेल्पफुल है। तो सेंट्रल बैंक ने एज्यूम कर दिया है कि हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना हो तो वो जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक बखूबी निभा रही है, और सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करके मैनेज या एडजस्ट कर रही है। सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवाइस एंड सजेशन टू द गवर्नमेंट। ये फायदे की बात है, ये होना चाहिए। उसके बाद है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक जो इंडिया का है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और अभी जो पैराग्राफ पढ़ूंगा वो एमसीक्यू के लिए बहुत डेंजर है, वो याद रखो कि अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आरबीआई जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है। कब हुआ है? वो एस्टैब्लिश 1935 को हुआ है। प्राइवेट पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए उसके साथ अटैच है। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, नेशनलाइज का मतलब गवर्नमेंट ने उसके हाथ में ले लिया था 1 जनवरी 1949, और उसके बाद आरबी जो एक्ट है वो बना था, आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट, सॉरी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था 1949। तो सेंट्रल बैंक जो है उसको आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसके हिसाब से आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। प्राइवेट कैपिटल जो 5 करोड़ रुपए थी उसके हिसाब से, और इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा। आरबीआई नेशनलाइज हुई, नेशनलाइज का मतलब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स में आ गई। कब? 1 जनवरी 1949। तो आरबीआई एपेक्स बैंक है इंडिया के अंदर, हाईएस्ट बॉडी बैंक की, which supervise and regulate the entire banking sector as well as formulate the monetary policy in India। तो आरबीआई बैंकों की बैंक है, बाप है बैंकों का। वो एंटायर बैंकिंग सेक्टर की जो भी एक्टिविटीज होती है उसको सुपरवाइज करती है, चेक करती है, मैनेज करती है, बैलेंस करती है, रेगुलेट करती है। और उसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे कंट्री के अंदर क्रिएट होनी चाहिए वो आरबीआई के थ्रू क्रिएट होती है, जो बहुत अच्छी बात। अब आप लोग बोलो, यहाँ तक क्लियर हो?